बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गोइंग अंडर और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। नाज़रीन, आज हम इशूज़ पर बात करें। इस मुल्क के अंदर एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हो रही है, एक नया बिल पास हो रहा है यहाँ पर, जिसका नाम है तौहीन पार्लियामेंट। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि तौहीन पार्लियामेंट भी कोई चीज़ हो हमारे मुल्क के अंदर। लेकिन शायद अब पार्लियामेंट में बैठे चंद वो लोग जिन्होंने आपस में बैठ कर डिसाइड किया कि उनकी तौहीन हो रही है। वो तमाम तौहीनें जो वो तमाम लोग जलसों में कर रहे हैं, वो चाहे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हो, उन तमाम मोअज़्ज़ज़ जजेस हज़रात की हो या किसी की भी हो, उस पर कुछ भी नहीं किया जा रहा, किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया गया और तौहीन अदालत नहीं लगी इन सब पर। शायद इसका बेनिफिट लेना चाह रहे हैं वो, और अब चाह रहे हैं कि तौहीन पार्लियामेंट जैसी एक नई टर्म को इंट्रोड्यूस किया जाए। तौहीन पार्लियामेंट करने वाले लोगों पर जुर्माना भी आयद होगा और सज़ाएँ भी। मुख्तलिफ़ चीज़ों का तयन किया जा रहा है, यानी कहा जा रहा है कि शायद 10 लाख से लेकर आगे जहाँ तक दिल करेगा उनका वो जुर्माना कर सकते हैं। सिमिलरली क्या कंडीशंस होंगी, क्या टर्म्स होंगी, क्या ये बिल इफ़ेक्टिव होगा? क्या इस टाइम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात, हमारे मुल्क का वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, जिनकी नेशनल असम्बली में सिर्फ 55 सीटें हैं। क्या किसी मुल्क, किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ऐसा होता है कि 55 सीटों वाली पार्टी का वज़ीर ख़ारजा हो? क्या ऐसा होता है कहीं पे कि छोटी छोटी जमातें आपस में मिलकर वज़ीर आज़म भी बना लें और सब कुछ कर लें, और एक सबसे बड़ी जमात जिसको साइड लाइन किया जाए और बहुत से ऐसे लोग जो उस जमात से अपने आप को फ्लोर क्रॉसिंग करें, बड़े फ़ख्रिया अंदाज़, फ़ख्र से फ्लोर क्रॉसिंग करें और कहें कि हाँ, हम इमरान ख़ान के नाम पर वोट लेकर आए थे, राजा रियाज साहब, नूर आलम ख़ान साहब, तमाम लोग जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ फ्लोर क्रॉसिंग की, उन्होंने और साथ दिया बाकी तमाम पार्टीज़ का। वो पार्टीज़ जो अपोजिशन में थी, राजा रियाज साहब के अल्फाज दोबारा से मैं आपको याद कराऊँ तो वो कहते थे कि आज आप हमें याद भी नहीं करते, पहचानते भी नहीं। हम वो लोग हैं जिन्होंने आपकी गाड़ियों पर झंडे लगवाए, वरना आपने सब ने जेलों में होना था। ये एडमिट किया राजा रियाज साहब ने। और उस टाइम पे मुझे याद है राजा रियाज साहब की वो स्टेटमेंट भी, जब ये इस्लामाबाद सिंध हाउस में बैठे हुए थे और वहाँ बैठकर बड़े फ़ख्र से कह रहे थे कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट लूँगा और अगला इलेक्शन मुस्लिम लीग नून की टिकट पे लड़ूँगा। अब शायद राजा रियाज साहब को ये एहसास हो चुका है कि शायद मुस्लिम लीग नून अब उनको टिकट भी नहीं देगी, और जिन लोगों को उस वक्त टिकट दी थी उन सब का हाल क्या हुआ था सब ने देख लिया। यानी एक सीट सिर्फ जीत सके थे वो तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा और मुस्लिम लीग नून की टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट किया। अब की जो सिचुएशन है, इसमें जो कुछ यहाँ पर हो रहा है, हम चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात करें, उमर अता बदियाल साहब कहा जा रहा है मर्द आहन शायद तमाम चीज़ों के अगेंस्ट खड़े हैं और इस मुल्क में कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह से आइन की पाबंदी हो सके। तमाम लोगों को बार बार याद करा रहे हैं, बार बार इस चीज़ का एहसास दिला रहे हैं कि आइन पर अमल करना ज़रूरी है। अगर ये मुल्क आइन की पाबंदी नहीं करेगा, अगर आइन से हटकर इस मुल्क के अंदर तमाम काम होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर क्या मुल्क रहेगा, क्या आइनी ये मुल्क रहेगा? जिस तरह से आइन कहता है कि 90 रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए हैं, लेकिन ये 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात नहीं हुए, और उसके बाद जो कुछ इस मुल्क के अंदर हो रहा है, मजाक बनाया जा रहा है, जजेस को मलाइन किया जा रहा है, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अब तो तौहीन पार्लियामेंट में कहा जा रहा है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी शायद बुलाया जाएगा तौहीन पार्लियामेंट के अंदर इस बिल के आने के बाद, इस बिल के अप्रूव होने के बाद। क्या कदर रह जाएगी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इस मुल्क के अंदर? क्या रह जाएगा यहाँ पर? पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा है, इसमें कोई शक नहीं है। पार्लियामेंट के ऐवान में बैठे हुए तमाम लोग सुप्रीम होते हैं अगर अवाम के चुने हुए नुमाइंदे हों तो। तमाम पार्टीज़ ये क्लेम करती हैं कि हर शख्स वहाँ पर जो बैठा है, बहुत सी पार्टीज़ जो वहाँ बैठी हैं, जो भी वज़ीर आज़म बनता है वो शायद किसी ना किसी सेटिंग के थ्रू आता है। ये सेटिंग हमारे मुल्क के अंदर कौन करता है? ये सब अपने मुंह से ख़ुद मानते हैं कि जो भी आया सिलेक्टेड आया, कोई भी इलेक्टेड यहाँ पर नहीं आया, यही कहा जाता है। सब लोगों को सिलेक्ट किया जाता है यहाँ पर, और जो कुछ यहाँ पर होता है उसके बाद फिर ये वो लोग जो अवामी नुमाइंदे बनते हैं, क्या अवाम इनसे खुश है? इन सब के हलकों में जाकर पूछें तो मेरा ख्याल है कि तमाम लोगों से अवाम इस टाइम पे शदीद नाराज़ है। और जो कुछ ये कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर, जो सारी सिचुएशंस यहाँ पर बनी हुई हैं, अवामी नुमाइंदे
कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, आइन के हम पासदार हैं, आइन के रखवाले हैं, हम वो हैं जिन्होंने आइन बनाया। आज आइन के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है इस मुल्क के अंदर सब देख रहे हैं, सब याद रखेंगे इसको। शायद अब ये वो दौर नहीं है जो भुट्टो साहब का दौर था, जो पुराना दौर था। अब दौर काफ़ी एडवांस हो चुका है और इस टाइम पे लोगों के पास एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन के बहुत से ज़राए अवेलेबल हैं। मेरा ख्याल है जो आज शायद दूर दराज के इलाकों में गरीब लोगों के पास भी स्मार्टफ़ोन की सूरत के अंदर बहुत सी इंफॉर्मेशन, बहुत से हक़ाइक़ पहुँच जाते हैं जो शायद इस मुल्क में कोई किसी को पहले बताता नहीं था। अब इस टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर जो कुछ यहाँ पर हो चुका है, इसके बाद शायद उन तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए भी मुश्किल होगा चीज़ों को मैनेज करना, चीज़ों को प्ले आउट करना। इसीलिए शायद इमरान खान साहब की बात की जाए, पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर क्लेम करते हैं सब कि शायद वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। क्या हो रहा है उनके साथ? यानी 146 पर्चे उन पर हो चुके हैं और लास्ट जब वो अदालत में गए थे कहते थे मुझे लगता है मैंने ज़िंदगी में सिर्फ 170 रन्स बनाए हैं अपनी क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर और मुझे लगता है कि शायद डबल सेंचुरी मेरी पर्चों की होगी। यानी किसी एक शख्स के ऊपर अगर एक साल के अरसे के अंदर इतने पर्चे हो जाएं, क्या हकीकत होगी उन तमाम पर्चों की जो उस पर किए जा रहे होंगे। अगर उसमें कुछ सच्चे भी होंगे तो शायद वो सब झूठ ही लगेगा। यही कुछ इस मुल्क के अंदर हो रहा है और तमाम ताकतें एक साइड पे हैं एंड ऑल आर यूनिफाइड अगेंस्ट वन पर्सन, वन मैन, दैट इज़ इमरान खान। और यहाँ पर कोशिश यही की जा रही है किसी भी तरह इसको रोका जाए। वो शख्स ये कहता है कि आए इलेक्शंस कराएं, सब इकट्ठे हैं, तमाम जमातें इकट्ठी हैं, इत्तेहादी हैं आपस में एक दूसरे के। ही डजंट केयर, वो कहता है आए इलेक्शंस करवाएं, फिर भी इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। कि कौन सी ऐसी सियासी पार्टी, कौन सी ऐसी सियासी जमात होगी जो इलेक्शन से भागे। एक टर्म बड़ी इस्तेमाल हुई आज से कई डेकेड्स पहले और कहा गया कि जब तक मुस्बत नताइज नहीं आएंगे हम इलेक्शंस नहीं करवाएंगे। वो डिक्टेटर का दौर था। आज भी वही कहा जा रहा है, जब तक मुस्बत नताइज नहीं आएंगे हम इलेक्शंस नहीं कराएंगे। इस सब पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इसरारुल हक भट्ट साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर एहसन महमूद साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और माहिर कानून हैं अमरत अहमद शेख साहिबा। मैडम थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अपनी बात का आगाज़ करूँगा इसरारुल हक भट्ट साहब से, क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा हैं और इमरान खान साहब इस टाइम शायद सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। इमरान खान साहब ने ख़ुद से अपनी असम्बलियाँ तहलील की, लोगों ने उनको एडवाइस किया ऐसा मत करें। पाकिस्तान के अंदर अगर आप ये करेंगे तो आप पर बहुत मुश्किल वक्त आएगा। इसके बावजूद इमरान खान ने कहा कि आई एम रेडी टू फेस एवरीथिंग, और फिर फेस कर भी रहे हैं। जो कुछ हुआ यहाँ पर अभी रिसेंटली हमने देखा परवेज़ इलाही साहब के घर पर जिस तरह से धावा बोला गया, एक केयर टेकर सेटअप यहाँ पर चल रहा है। मोहसिन नकवी साहब की वो स्टेटमेंट मुझे आज भी याद है, वो कहते कोई भी गैर आइनी काम में होने नहीं दूंगा, और शायद आज खुद गैर आइनी चीफ मिनिस्टर हैं इस सूबे के। इसरारुल हक भट्ट साहब, इमरान खान साहब का नेक्स्ट क्या लाए अमल है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है? सर ये देखिए, इमरान खान साहब का नेक्स्ट जो लाए अमल है, अगर आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक इस मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं करवाए जाते तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम बड़ी बाशऊर है, बड़ी बाहिम्मत है, और इंशाल्लाह इमरान खान साहब की क़यादत में आवाम सड़कों पे होगी अपने हक़ के लिए। अवाम सड़कों पे होगी अपने हक़ के लिए। इमरान खान साहब की क़यादत में कहा जा रहा है लाहौर से लेकर अटक तक जलसे होंगे। 14 मई वो तारीख़ जो दी गई थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शंस के लिए 14 मई की तारीख़ दी गई, और अब इमरान खान साहब की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर इंतखाबात नहीं होंगे तो हम 14 के बाद सड़कों पर होंगे, फिर से धरने दिए जाएंगे, एहतजाज होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे करेगी, रैलियाँ निकालेगी, और एक तवील मुश्किल वक्त आएगा शुरू होने लगा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, क्योंकि शायद ऐसा कहा जा रहा है कि दोबारा से गिरफ़्तारियों की सूरत हाल शुरू होने वाली है, फिर से पकड़ दकड़ का मामला, और एक टफ़ टाइम आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन ये टफ़ टाइम सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्यों है? क्या यहाँ पर ऐसा कोई इदारा नहीं है जो हुकूमत में बैठे किसी भी शख्स के बारे में कोई एक नेगेटिव बात देख सके, किसी की कोई करप्शन, किसी का कोई की गई हुई बात, वो तमाम पर्चे जो इमरान खान साहब पर हुए, जिसमें बहुत से मज़ाक़खेज़ पर्चे भी थे शायद, क्या ऐसे कोई चीज़ें हुकूमती किसी नुमाइंदे या किसी इत्तेहादी के ऊपर हो रही हैं? अगर नहीं हो रही तो फिर इसका मतलब है ये सब कुछ करने वाली हुकूमत ही है, और अगर हुकूमत ही सब कुछ एक शख्स के ख़िलाफ़ कर रही है तो बड़ी ज़्यादती हो रही है। यहाँ पे डॉक्टर एहसन महमूद साहब
सर हमारी सोसाइटी में अब जो चीज़ें बन चुकी हैं यहाँ पर और कहा जा रहा है कि इमरान खान के साथ जो हो रहा है ठीक हो रहा है, खुद से असम्बलियाँ तहलील की, खुद से छोड़ा, एक डेयरिंग मूव थी, लेकिन की तो इसको शायद ब्लंडर कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने ब्लंडर किया। इमरान खान साहब से पूछें, जब उनसे सहाफ़ियों ने सवाल किया तो वो कहते हैं मैं एक्सपोज़ करना चाहता था बहुत सी चीज़ों को और आवाम के सामने लाना चाहता था, ख़ुद तकलीफ़ उठाकर। इमरान खान साहब की ये स्टेटमेंट बज़ाहिर ठीक लगती है क्योंकि तकलीफ़ तो वो उठा रहे हैं। सर होगा क्या इस मुल्क के अंदर? डॉक्टर एहसन महमूद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें चट्टा साहब, अक्सर ये कहा जा रहा है आजकल के बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है। मैं ऐसा कतई नहीं समझता कि सूरत हाल मायूस कुन है। सूरत हाल अब बड़ी उम्मीद अफजा बन रही है। देखिए पाकिस्तान के पास जो उसके वसाइल हैं वो कभी भी हम कौमी धारे में शामिल नहीं कर सके उसको, ठीक है। और ये बड़ी हकीकत की बात है, जैसे आपने फरमाया कि वो एक्सपोज कर रहे हैं, एक्सपोज हो गई है कि हम आपके पास तो ना पहले कुछ था उनके लिए, ना उनको मिलता था, ना उनको आइंदा मिलने की तवक्को है। और हुआ क्या कि इन्होंने डॉलर 285 से ऊपर पहुंचा दिया, बिजली के निर्ख कमर्शियल यूनिट 45 रुपए से में भी काबू नहीं आ रहा, घरेलू गैस वो उसकी कीमत बढ़ चुकी है और वो लोड शेडिंग में चले गई है। उसके बाद आप देख लें कि आपका जो रोजमर्रा खाने की अशिया है, जिसमें चिकन है, पोल्ट्री के, वो 10 माह हो गए हैं पूरे कि वो सोयाबीन और जो मुख्तलिफ चीजें जो पोल्ट्री फीड के लिए चाहिए होती हैं, जिससे पोल्ट्री इंडस्ट्री चलती है और मुर्गी बनती है बड़ी गोश्त में, वो अवेलेबल ही नहीं, वो रुकी भी, खत्म, तबाह हो गई। वो वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट है पोल्ट्री फीड का। जी है। अब ये सारा कुछ उन्होंने करके देख लिया। अगला क्या चीज की, तवानाई के नाम, बचाने के नाम पर उन्होंने कहा जी आप रात 10 बजे आप रेस्टोरेंट बंद कर दें। मैं आपको थोड़ा सा, मुझे अगर वक्त दें, मैं आपको सारा बताऊंगा किन के इशारों पर और क्यों हो रहा है। जी प्लीज। अब ये सब कुछ उन्होंने करके देख लिया। अब उसका नतीजा क्या निकला है? उसका नतीजा ये निकला है कि 1.5 करोड़ लोग जो हैं वो खत्ते गुर्बत से नीचे चले गए हैं। ठीक है। उन्होंने अपने ऊपर गुर्बत का बोझ बर्दाश्त किया है। जिंदा तो है ना, 1.5 करोड़ लोग मर तो नहीं गए, उन्होंने गुर्बत का बोझ बर्दाश्त किया है। उसके अलावा क्या किया इन्होंने? जो बिजली, गैस, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई, वो बोझ भी लोगों ने बर्दाश्त किया है। ठीक है। लेकिन एक मुहावरा है, ऊंट की कमर पे आखिरी जीरा। अब ये आप सब उम्मीद इस बात की कर रहे हैं कि ऊंट की कमर पर वो आखिरी जीरा कब रखा जाता है। अब एक बोरी डाल देते हैं, 2, 3, 4, 5, उसे कुछ नहीं होता। उसके बाद एक हल्का सा तिनका रखते हैं, ऊंट बैठ जाता है। और लोग कहते हैं जी वो एक तिनके से बैठ गया। नहीं, वो तिनके से नहीं बैठा, वो 5 बोरियां पहले ही उसके ऊपर जो है ना की हुई थी। ठीक है। अब IMF जो है एक जाने वो भी आपने देख लिया कि जी ना डॉलर 200 से नीचे है डॉक्टर साहब के कहने पर, ना वो डॉक्टर साहब ने कहा था जी मैं तो ये की तो एक्सपर्ट है IMF के, ना उनकी एक्सपर्टी IMF के लिए काम आई है। ये बात तो आप मानते हैं चट्टा साहब? बिल्कुल बिल्कुल। ये 2 चीजें हो गई। अब ये सारे जो हकायक मैं आपको बता रहा हूँ, ये वही है कि जो आवाम के साथ होना थे और हो गए और एक्सपोज भी हो गए कि कौन कहाँ खड़ा है। उसके बाद आखिरी चीज जो एक्सपोज हुई वो ये हुई कि आप अभी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे कि बाहर जाते हैं ख्वाजा आसिफ साहब, कोई और लीडर जाता है, एहसन इकबाल साहब जाते हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब जाते हैं। लोग ये नहीं है कि वो कोई एजेंट है किसी के, या कोई बड़ी नॉन फिगर्स होते हैं या किसी के भेजे हुए होते हैं। नहीं, एक जनरल पब्लिक होती है, बस स्टॉप पर, किसी रेस्ट एरिया में, किसी मार्केट में, किसी रोड पर। वो लोग क्या कर रहे हैं? वो गालियां दे रहे हैं। और अभी मैं चंद मिनट पहले मैंने एक देखी है, उसमें मिफ्ता इस्माइल जो इनके पहले वजीर खजाना थे PDM के, उन्होंने कहा, उनकी बकायदा उनके अपने मुंह से कहे हुए कलमात है, इसको तो डिनाई किया नहीं जा सकता। उन्हें शायद पार्टी से निकालने की कोशिश की। लॉबी से गुजर रहा था तो पीछे से आवाज आई चोर चोर चोर, तो मैंने इधर उधर घूमकर देखा कि यार ये किसको कह रहे हैं, तो पता लगा मुझे ही कह रहे हैं। अब ये कन्फेस कर रहे हैं ये जी। अब आप ये देखें कि जब ये सूरत हाल हो जाए, ये तो वो सारी अब इस हवाले से कि ये निज़ाम बदलना है, ये निज़ाम नहीं चल सकता, पाकिस्तान इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता, सब चीजें स्टक हो गई। ये बड़ी उम्मीद अफजा सूरत हाल चट्टा साहब पैदा हो गई है कि अब ये जो लोग हैं जो इस सारे स्टेटस को रखे हुए हैं, जो सारे इस एक हालात को एक थामे हुए हैं कि नहीं जी ना इलेक्शन होने देंगे, ना हम यहाँ जो है पार्लियामेंट को वो कानून साजी जिसका आवाम से ताल्लुक होगा। ये सारी कानून साजी का, नैब का, कवानीन के हवाले से तरमीम का, ये जो प्रोसीजरल एक्ट की ये तरमीम है, इसके हवाले रूल्स की तरमीम के हवाले से आवाम से क्या लेना देना, किसी आम आदमी को क्या फायदा होना इसका। तो वो तमाम तरह चीजें सब जो है ना इसमें स्टेटस को की चले गई है
ना वो इलेक्शन चाहते हैं, ना वो निगरान हुकूमत की जो 90 दिन की टेन्योर पूरा हो गया उस पर कोई लीगल बात करना चाहते हैं, ना वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो इल्जाम था उसको क्लियर करने की मुद्दत में है, ना वो जो उन्होंने अपने केसेस खत्म करवाए हैं, वो जो उनके ऊपर बहुत बड़े इल्जाम लग चुके हैं उसको क्लियर करने की मुद्दत में है, ना वो तोशा खाना, वो जो तोशा खाना है जो उसको आज भूल गई है दुनिया से। आपने देखा कि मोहतरमा मरियम सफदर साहिबा ने खुद ये ऑन रिकॉर्ड में कैमरा बंद कर दें क्योंकि वो उस गाड़ी का जवाब भी नहीं दे पा रही थी कि जिस गाड़ी को खुद ड्राइव करके जा रही थी उसकी वीडियो साथ चल रही थी। तो ये देखिए ये सारा चीजें अब कहाँ दाखिल हो गई हैं कि जहां आइन जो है मैं समझ रहा हूँ कि अमली तौर पर मफलूज हो गया है। ये तो नहीं हम कह सकते मुअत्तल हो गया लेकिन मफलूज हो गया, क्योंकि मुअत्तल तो नहीं कभी होता है दुनिया में, लेकिन मफलूज हो गया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखाई नहीं दे रही। अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन पता आपको चट्टा साहब किस पर हो रही है जी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है आम रेडी वाले पे रोज को पकड़ लेते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है ये गरीब और कमजोर आदमी मोटरसाइकिल चलाने वाले को उसको रोक ले, तुमने हेलमेट नहीं पहना हुआ, ठीक है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है छोटी से छोटी चीज पर के जी आप पेशी पर हाजिर नहीं, आप इस बात कैंसिल कर दें। जी बिल्कुल। तो यहाँ जो छोटे छोटे कसूर हैं उसके ऊपर तो वो आइन एक मुतहरिक है और जो अमली तौर पे जो पाकिस्तान की आइनी शनाख्त है वो मफलूज हो गई है। तो ये सूरत-ए-हाल अब इस हवाले से उम्मीद अफजा है कि अब इसके बाद जो होना है ना वो इससे बुरा नहीं होना चट्टा साहब, वो इसके बाद जो होना है ना वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होना है। अगर हमारी इकोनॉमी बेहतर नहीं होगी, हम दिवालिया तो बहुत छोटा लफ्ज है, हम श्रीलंका तो बच के हम तबाह हो जाएंगे। अगर हमारा ये इलेक्शंस नहीं होते और हमारे आवाम को हक़ राय देगी नहीं दिया जाता तो यकीन करें कि हम सियासी तौर पर पाकिस्तान के इमेज दुनिया में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद अगर हमें ये अगर हम खत्ते गुर्बत से नीचे जाने वाले लोगों की तादाद को नहीं रोक पाते अपने इक़दाम से, अपने कुदरती मादनियाती वसाइल को कौमी मुआशी दायरे में शामिल नहीं कर पाते तो 1.5 करोड़ को 3 करोड़ में बदलते देर नहीं लगेगी। और ये 3 करोड़ लोग फिर वो ये नहीं होंगे कि वो अब सड़कों पे जैसे भीख मांग के खाना मांग के गुजारा कर रहे हैं, तो वो हमारे गिरबान हमारी गाड़ियों के दरवाजे खोलेंगे और पकड़ेंगे हमें। तो ये सूरत-ए-हाल होगी। आप ये समझे कि ये एक उम्मीद अफजा तरफ हम जा रहे हैं। हमें एक तरफ ये देखना है कि हमने मफलूज आइन को, हमने तबाहशुदा मशीयत को, हमने बर्बाद होती हुई सियासत को, हमने तबाह होते हुए एक पॉलिटिकल सिनेरियो को चेंज करना है या हमने पाकिस्तान को तबाही के हवाले करना है। तो मैं तो ये समझता हूँ, मैं तो पुरुमीद हूँ, बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि अब जो अंधेरे थे ये अपने जो है ना तारीकी की इंतहा पर आ चुके हैं और इधर से एक रोशनी की किरण उभरेगी। हाँ वो मैं नहीं ये कहता कि शायद कि इमरान खान ही सब कुछ कर जाएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हालात जिस नहज पर आज पहुंच चुके हैं, इस यहाँ पर एक सूरज की किरण निकलेगी और वो उसमें मुझे उम्मीद है कि इमरान खान भी उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे, क्योंकि उनको 140 मुकदमात हो चुके हैं और बख्तर-बंद गाड़ी से साबिक वजीर आला का जो इमीडिएट पास चीफ मिनिस्टर है उनकी घर का दरवाजा तोड़ा गया है। वो कोई दहशतगर्द तो नहीं थे, वो कोई इंडिया के एजेंट तो नहीं थे, वो कोई रॉ के एजेंट तो नहीं थे। ही इज पास्ट इमीडिएट पास्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। सिटिंग फेडरल मिनिस्टर को डंडा भी मारा गया, उनके घर का भी गेट तोड़ दिया गया और कोशिश की गई किसी भी तरह उनके बारहा कहने के बावजूद कि आई एम अ फेडरल मिनिस्टर, आप मुझ पे क्यों अटैक कर रहे हैं। नोबडी केयर्स देयर कि वहाँ पे क्या हो रहा था और क्या सिचुएशन थी, सबने देखा यहाँ पर। सो ऐसा लग रहा था जिस तरह से प्लांटेड वो सब कुछ हो रहा है यहाँ पर, किसी भी तरह एक्सेप्ट नहीं करेंगे किसी भी बात को। बैरिस्टर अमृत शेख साहिबा, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, और कोशिश की जा रही है किसी भी तरह से अब अदालत को भी लगामें डालने की, मैं यही कहूँगा, क्योंकि इस बिल को अगर देखा जाए तो यही कोशिश की जा रही है किसी भी तरह से पार्लियामेंट लगामें डाल सके और वो तमाम इख्तियारात जो चीफ जस्टिस साहब के पास हैं उसको लिया जाए, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए कोई 3-4 लोगों के पास वो अथॉरिटी आ जाएगी तो मेरा ख्याल है उसमें से 2 को एडजस्ट करना आसान होगा। चूँकि इस टाइम पे अदालत के अंदर पार्टीज बना दी गई हैं, यानी कहा जा रहा है शायद 8 जजेस किसी एक पार्टी के साथ हैं, बाकी किसी और पार्टी के साथ हैं। ये तमाम जजेस क्या सियासी हो चुके हैं अमृत शेख साहिबा? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो बिलाल। सबसे पहले तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये बनती है कि देखें हम लोग इस बिल को ना इसके एसेंस में नहीं देख रहे हैं। अगर आप पूरी इसको अगर आप इसकी तशरीह करें या अगर आप इसका पूरा मुआयना करें तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर इन द लॉन्गर रन देखी जाएँ या अगर हम पास्ट में अपने देखें
तो देखें, आपका ये जो आपके पास एक 184 का एक आपके पास आर्टिकल, एक कानून ऐसा मौजूद है, ये चीफ जस्टिस साहब को इसीलिए दिया गया है कि कोई ऐसे आपके मुल्क में या आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी आपको चीज़ लगती है जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस या पब्लिक इशू रेज़ करती है, तो उसके ऊपर आपके चीफ साहब एक नोटिस ले सकते हैं। ठीक है। अब बात यह कि देखिए, कभी कभार ऐसा होता है क्योंकि आपने इख्तियार एक इंसान को दे दिया हुआ है, जो कि ठीक है, फेयर इनफ कि जी वो उस डेजिग्नेशन पे बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है विद ऑल ड्यू एक्सपीरियंस एंड विद ड्यू इंटेलिजेंस बैठे हैं। हाउएवर, अगर आप इसमें 2 लोगों की राय या 3 लोगों की राय, जिस तरह हम जब लार्जर बेंच बनाते हैं जिसमें 5 रुकनी बेंच बनाते हैं, 9 रुकनी बनाते हैं, जब इस तरह की चीज़ का हम मतालबा करते हैं तो वो भी किसी रीज़न की वजह से होता है, वरना तो फिर एक ही जज डिसीजन सुना दे। तो अगर आप इसकी रूह को देखें तो मेरे लिहाज से, या मैं यही समझती हूँ कि अगर हम बाकी लॉयर्स भी बैठ के इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत एक नामुहज़्ज़ब या एक नागवार बिल है जिसको पास करने की उन्होंने ख्वाहिश रखी है या एक चीज़ को लेके चल रहे हैं। हाउएवर, बात सिर्फ होती है कन्वीनियंस की बात। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बड़ी एक अच्छी बात बोली कि आप ये चीज़ सिर्फ कन्वीनियंस के तौर पे एक आम बंदे को इस चीज़ से क्या फ़ायदा हो रहा है, इस चीज़ के ऊपर अगर हम बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी आम बंदे को इस चीज़ से फ़र्क भी पड़ता है कि ये प्रोक्योरमेंट, ये जो अभी बिल आ रहा है, इससे ये जो 2023 का है, इससे एक आम इंसान को क्या फ़ायदा होगा। हाउएवर, इससे ये ज़रूर डिसीजन का फ़ायदा होगा कि जी आपके जो जज ने पहले जज, आपके जो चीफ जस्टिस साहब ने एक आपको 14 मई की इलेक्शन की डेट दे दी, अलबत्ता उसको आप मज़ीद आगे लेके जा सकते हैं। तो बात सिर्फ होती है कि जब आप इन चीज़ों को या इन कवानीन को आप एक मजाक बना के अपने इदारे को, एक इतने अहम और प्रेस्टीजियस इदारे को यूज़ कर रहे हैं सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए या अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए, तो दैट इज़ नॉट फेयर। ठीक है, ये जस्टिफाइड नहीं है। देखिए, अगर रियलिटी की बात की जाए तो शायद ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब जो है वो कुछ बातें मान नहीं रहे थे, या शायद हुकूमत ही नुमाइंदों की मजाज के मुताबिक, तबीयत के मुताबिक, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक कुछ फ़ैसले नहीं आ पा रहे थे, और ऐसे फ़ैसले चीफ जस्टिस साहब दे रहे थे जो शायद एक्सेप्टेबल नहीं थे तमाम लोगों को। इसके लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, और आज जो इसकी प्रोसीडिंग हुई है, और इसके अंदर 8 रुकनी लार्जर बेंच उमर अता बंदयाल साहब ने बनाया था, और इसमें इसकी समात जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, मुज़ाहिर नकवी साहब, मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस आयशा मलिक, और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब, और जस्टिस शाहिद वहीद, ये तमाम वो जस्टिस हैं जो इसका हिस्सा हैं, और ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की जो है इस पर हीयरिंग जारी है। इन तमाम जजेस को कंट्रोवर्शियल किया जाता है, कहा जाता है कि शायद ऐसा कोई फ़ैसला आ जाए जो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं है, तो ये सब जजेस हमारे अगेंस्ट हैं। अगर वही फ़ैसला हमारी फेवर में हो तो ये जजेस बहुत अच्छे हैं, ये बड़े न्यूट्रल हैं, यानी यहाँ पे पैमाना सिर्फ है न्यूट्रल या हमारे अगेंस्ट होने का। देयर इज़ नो थर्ड टर्म है। यहाँ पर ये हुकूमत यही कह रही है कि या ये जजेस हमारे साथ हैं तो न्यूट्रल हैं, या ये जजेस उनके साथ हैं तो फिर ये बाइस्ड हैं, ये अगेंस्ट हैं, दे आर सपोर्टिंग वन पार्टी, और ये सबके सामने। जी मैं यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी बात ऐड ऑन करना चाहूँगी। जब इसी जुडिशरी ने बैठ के 12 बजे रात को अदालतें खुलवाई थी, तब ये जुडिशरी बिल्कुल जस्टिफाइड थी। यही चीफ जस्टिस साहब थे, यही तमाम जजेस थे, और किसी ने इनके बारे में कोई बात नहीं की, किसी ने ये नहीं कहा, बल्कि कहा कि आइन की पासदारी हो गई है और आइन की जीत हो गई है। आज रात 12 बजे जब अदालत खुली थी और जो कुछ यहाँ पर हुआ, तब यही वो लोग थे जो फरमाते थे और कहते थे कि आज आइन की जीत हो गई और आइन की पासदारी हो गई इस मुल्क के अंदर, और जो फैसला आया है इस मुल्क की बका का फैसला है। मुल्क की क्या बका हुई? 4 गुना महंगाई हो चुकी है। इमरान खान के जाने के बाद आज तक 4 गुना महंगाई हो चुकी है। वो लोग जो डॉलर चैंपियन थे, जो कहते थे मैं आऊँगा तो इस मुल्क में आके डॉलर को ऐसे कंट्रोल करूँगा कि 200 से नीचे आ जाएगा, वो शायद आज ये क्लेम करने से भी बहुत दूर हैं। और इसाक डार साहब की बात कर रहा हूँ, और डार साहब आज तक IMF का 9th रिव्यू अक्टूबर 2022 से पेंडिंग, वो 9th रिव्यू IMF का जो आज तक नहीं हो पा रहा। क्या नाअहल वज़ीर ख़जाना है हमारे, और क्या नाअहल तमाम लोग हैं हमारे इस मुल्क के अंदर जो IMF के साथ एक रिव्यू आज तक एक्टिव नहीं कर सके। 10 बार क्लेम किया, 10 बार कहा कि अब हो जाएगा, अब होने लगा है हमारा कॉन्ट्रैक्ट, अब हम वी आर रेडी कि IMF हमारे साथ करे। लोगों को फॉल्स होप्स दी जा रही हैं। जिस तरह से लोगों को कहा जाता है मियाँ नवाज शरीफ वापस आ रहा है, इसी तरह से लोगों को ये भी फॉल्स होप्स दी जाती हैं कि हमारा IMF के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और इस मुल्क के अंदर सब कुछ ठीक होने वाला है। इन रियलिटी इंडस्ट्रीज़ बंद हो चुकी हैं, मुल्क की इकॉनमी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन अभी तक तस्कीन नहीं पहुँच रही है उन तमाम लोगों को जो इस मुल्क पर काबिज़ हैं। न जाने तस्कीन कब पहुँचेगी, क्या होगा इस मुल्क के अंदर। इसरारुल हक भट्ट साहब
इमरान खान साहब यहाँ पर थे, बड़ा क्रिटिसाइज़ हो रहे थे, बड़ी महंगाई थी इमरान खान साहब के दौर में, आवाम परेशान थी, लोग परेशान थे। शहबाज शरीफ साहब ये कहते थे कि मैं आऊँगा 6 माह के अंदर इस मुल्क की जो बेड़ा गर्क हुआ है मईशत का, इसको ठीक कर दूँगा। फिर शहबाज शरीफ साहब आ ही गए और उन्होंने क्या ठीक किया वो तो हमारे सामने है। लेकिन इमरान खान साहब क्या अब इन हालात के अंदर अगर इमरान खान साहब को मौका मिले और वो इस मुल्क में आ जाएँ तो क्या वो इस मईशत को ठीक कर पाएंगे? जी बिल्कुल। इस मुल्क में एक ही अभी यानी ये लीडर है कि जिस पे पूरी कौम की उम्मीदें हैं, पूरी कौम की आस उम्मीद इमरान खान पे नज़रें लगी हुई हैं कि इमरान खान साहब हुकूमत में आएंगे तो देखें उन्होंने लंगर खाने खोले और लोगों के गरीबों के लिए खाने का वो एहतमाम किए गए। और ये हुकूमत जो बड़े बड़े इन्होंने दावे किए थे उन्होंने आते वो लंगर खाने भी बंद कर दिए। इसाक डार साहब की आपने बात की तो उनको वो इसाक डालर साहब के नाम से मैं तो कहूँगा कि उन्होंने बड़े दावे किए थे कि पाकिस्तान में आएंगे, वो बड़े चैम्पियन है डॉलर को कंट्रोल करने के, तो वो 200 से नीचे डॉलर ले आएंगे। मैं समझता हूँ वो डॉलर नीचे आने की बजाय ऊपर गया है। शहबाज शरीफ साहब जो बड़े बड़े दावे करते थे, सवाए मैं समझता हूँ 1 साल में उनकी जो कारकर्दगी है वो सवाए इसके कि मुकदमात दर्ज करते जाए इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, PTI के कारकुनों के ख़िलाफ़, PTI के रहनुमाओं के ख़िलाफ़, कायदीन के ख़िलाफ़, सवाए इस काम के शहबाज शरीफ साहब ने और कोई काम नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि वाहद इमरान खान साहब है। अब जो अवाम की उमंगें, अवाम की उम्मीदें इमरान खान साहब पे हैं कि वो दोबारा इस मुल्क के 1/3 पोजीशन में आएँ और इस मुल्क के जो मसाइल आप देखें, आपकी एक्सपोर्ट बंद है, आपकी इंपोर्ट बंद है, ये मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। तो सिवाय इसके कि उन अपने वो मुकदमात क्लियर करवाएं। जहाँ तक ये बात है जो आप अभी जिक्र कर रहे थे प्रोसीजर बिल की, तो मैं समझता हूँ कि जो 73 का आइन जुल्फ़कार अली भुट्टो ने बनाया था, आज वही भुट्टो का नवासा उस जमात का चेयरमैन आज वो इस PDM के वो उस टोले के साथ बैठा हुआ है और अपने नाना के वो आइन को भूल चुका है कि जो आइन एक मुतफ़िक़ा तौर पर पाकिस्तान में मंजूर किया गया, जिसमें उलमा, जिसमें सियासतदान और पाकिस्तान के तमाम तबकात उसमें शामिल थे। और आज वही अभी जो मैडम ने जो जिक्र किया कि जो रात को 12 बजे जब ये इस अदालत ने जो असम्बली, कौमी असम्बली जो डिज़ाल्व की गई, जो रूलिंग कासम सूरी साहब ने जारी की, तो रात के 12 बजे अदालतें खोल के यही चीफ जस्टिस, यही अदालतें जिन्होंने असम्बली को बहाल किया और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हुए। तो उस वक्त ये असम्बली के अंदर खड़े होकर इन अदालतों की, जजेस की तारीफ़ें करते थकते नहीं थे। तो आज वही जजेस हैं, वो अगर आइन की, कानून की अगर वो बात कर रहे हैं, इस मुल्क के लोगों के हक़ की बात कर रहे हैं और आइन के मुताबिक, वो कानून के मुताबिक कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। ठीक है। तो आज ये उनके ख़िलाफ़ बिल पास हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये नाअहल हुकूमत है। ये PDM का जो चूँ का मरबा जो इकट्ठा हुआ है, इनको अवाम के मसाइल और अवाम के हकूक़ का बिल्कुल इनको किसी की कोई परेशानी नहीं है। अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे जा रही है, इनके डॉलर बढ़ रहे हैं, तो इनकी दौलतें बाहर मुल्क से बाहर पड़ी हैं। तो ये इनकी अभी कोशिश यही है कि नवाज शरीफ को हम किसी तरह मुल्क में लेके आएँ, मगर मैं समझता हूँ कि ताकत का जो सरचश्मा है वो अवाम है। तो इंशाल्लाह अवाम का जो एक सैलाब है वो इमरान खान साहब के साथ है। तो अब इंशाल्लाह इनका जो रास्ता है अवाम रोकेगी, अपने हकूक़ के लिए अवाम खड़ी होगी इमरान खान साहब के साथ। अवाम रास्ता रोकेगी, अवाम खड़ी होगी इमरान खान के साथ। और ये कहा जा रहा है इसरारुल हक भट्ट साहब की जानिब से, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हो सकता है ऐसा ही हो और इस मुल्क के अंदर अवाम निकले, अवाम साथ दे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का साथ दे, अदालतों का साथ दे, मुल्क के आइन के लिए तमाम चीज़ों का साथ दिया जाए। लेकिन हुकूमत के क्लेम्स थोड़े से डिफरेंट हैं और वो ये कह रहे हैं कि शायद पब्लिक इमरान खान के साथ नहीं निकलेगी और लोग समझ चुके हैं। क्या समझे होंगे लोग इस महंगाई के अंदर? 4 गुना महंगाई हो चुकी है और
पिस रही है अवाम। यहाँ पर इतनी बुरी सिचुएशन है, यहाँ पर इतने बुरे हालात हो चुके हैं गरीब आदमी के। वो सब लोग जो अफोर्ड करते हैं उन्हें शायद एहसास नहीं होता, लेकिन वो एक मज़दूर जो बेचारा रोज़ाना उजरत कमाता है, उस पर क्या बीतती होगी जब ये इतनी महंगाई के दौर के अंदर। मुफ्त आटा दिया इन्होंने और बड़ा प्रोपगेट किया उस मुफ्त आटे को, जिस पर शाहिद खान अब्बासी साहब ने पोल भी खोल कर रख दिया कि अरबों रुपए की स्ट्रेट करप्शन हुई है उस एक प्रोजेक्ट के अंदर। और उन्होंने ये भी कहा इस मुल्क में तकरीबन हर प्रोजेक्ट में करप्शन होती है। तो ये जो मोटरवेज़ का जाल नवाज शरीफ ने बिछा दिया और जो कुछ यहाँ पर कर दिया और जो भी यहाँ पे हुकूमतें करती हैं वो सब कुछ ऐसे ही होता है। शाहिद खान अब्बासी साहब ने बताया हमें। शायद कोई और कहता तो मानने में बात ना आती, कोई अपोजिशन लीडर होता, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा होता तो मानने में बात ना आती, लेकिन एक साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वन ऑफ द टॉप लॉट लीडर हैं मुस्लिम लीग नून के, और उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट देना। डॉक्टर एहसन महमूद साहब, सर हमारे यहाँ देखें कोई भी मुल्क अपनी ट्रबल से किस तरह से बाहर आ सकता है। उस मुल्क के अंदर प्रोडक्शन बढ़े, वहाँ पर इंडस्ट्री ग्रो करे, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ें तो आपका मुल्क बेहतर हो सकता है, इकॉनमी बेहतर हो सकती है, मुल्क तरक्की कर सकता है। यहाँ पे तो जब से ये हुकूमत आई है सर, इन्होंने एक्सपोर्ट्स का बेड़ा गर्क कर दिया है, यहाँ पर इंपोर्ट्स बैन कर दिए हैं, डॉलर इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, कुछ भी इस मुल्क के अंदर संभला नहीं जा रहा। ये तो बड़े चैम्पियन लोग थे और बड़े दावे करके आए थे कि हमारे पास 30-40 साल तजर्बा है, और वो तमाम लोग हैं जो इतने डेकेड से इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी करते आ रहे हैं। और जब ये सब इकट्ठे होकर आएंगे तो क्या करेंगे सर। लेकिन इस चूचू के मुरब्बे ने क्या किया सर यहाँ पर आके। देखें चट्टा साहब, तजर्बा तो उन्हें वाकई है, ठीक है, लेकिन वो तजर्बा किस चीज़ का है उन्हें तजर्बा ये है कि स्टैंडिंग कमेटियाँ बना लें, कश्मीर कमेटी बना लें, फलां कमेटी बना लें, उसकी चेयरमैनशिप ले लें, उसके लिए पीए ले लें, उसके लिए गाड़ियाँ ले लें, उसके लिए ऑफिस ले लें, उसके लिए बजट ले लें, उसके लिए अपने जो है ना फरसूदा किस्म की कार्रवाइयाँ करते रहें। बाहर जाने तो तैयारा एक खसूसी तौर पर ले लें बजाय के एक आम तैयारे करने के। बाहर जाना है तो ऐसे होटल्स में बजाय अपने एम्बेसी में ठहरने के, किसी एक कमरे में क्याम करने के, इतना स्टाफ साथ ले देना कि 5 स्टार या 7 स्टार होटल्स में ठहरना है। किसके ऊपर? हमारे नुचड़े हुए खून जो रगों से निकल के टैक्स की सूरत में, कहीं टोल टैक्स की सूरत में, कहीं वो यूटिलिटी बिल्स की सूरत में, कहीं वो पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की सूरत में जो लगे हुए, जो एक आम आदमी की खून से कशीद किए गए हुए रुपए हैं, उनके उसको खर्च करने का, अगर दोहराना देना है तो उसमें 28 डिशेज, अगर शाइया देना तो उसमें 32 डिशेज, अगर हेलीकॉप्टर यूज करना है तो उसका पेट्रोल हुकूमत देगी, बिजली का बिल हुकूमत देगी, गैस का बिल हुकूमत देगी, फोन का बिल हुकूमत देगी, फोन हुकूमत खरीद कर देगी, मोबाइल फोन हुकूमत लेकर देगी। ये है इनका तजर्बा 40 साल। अब वो तजर्बा चट्टा साहब नाकाम हो रहा है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ गया है, वो खुद भी हैरान है कि लोग तो सड़कों पे जा नहीं सकते, ईद की नमाज पढ़ नहीं सकते, जुम्मा की नमाज पढ़ नहीं सकते, मस्जिद में जा नहीं सकते, ईदगाह में जा नहीं सकते, मार्केट में जा नहीं सकते। क्यों? कि लोगों ने तो गले पड़ जाना है। और ये नहीं लोग कहते लो अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं वहां इस वक्त चैनल पे कह ही नहीं सकता जो अल्फाज कहे जा रहे हैं इनके। अब तो ये डंडे, पर्चे और मुकदमे इसके सहारे पर वक्त को सेकंड्स के हिसाब से गुजार रहे हैं। अगर ये डंडा, पर्चा, पुलिस मुकदमा, जोरदारी और ये बख्तरबंद गाड़ी निकाल दें जी, तो इनको तो मेरा ख्याल है आपने सुन ली होगी बाल लतीफ खोसा साहब की, फॉर्मर गवर्नर है जब, और उसके बाद आपने देख लें कि वो आप एतजाज एहसन जो है वजीर दाखिला भी रह चुके हैं, वजीर कानून भी रह चुके हैं। आप देखें लोगों ने क्या कहा है, और खुद पीपल्स पार्टी से हैं, उन्होंने कहा है कि लोग तो इनको अंदाजा नहीं है कि जब लोगों के पास जाएंगे इनका हाल क्या करेंगे। और चट्टा साहब देखिए, मैं तो एक स्ट्रीट का आदमी हूँ, मैं आपको यकीन से ये बात कह सकता हूँ कि लोगों के जो जज्बात हैं ना वो बयान से बाहर हैं। लोग मुश्तैल हो चुके हैं। हो क्या रहा है, इलाज है, किसी को हार्ट अटैक हो गया ना, पर अपनी आई से बचना है तो बचना है, नहीं तो वो नहीं बचेगा। कोई जगह नहीं। आप मुझे बता दें, लाहौर पाकिस्तान का 2nd लार्जेस्ट सिटी, हार्ट अटैक हो गया, किधर जाना है? पड़े हुए लोग फर्श पे पड़े हुए, बेड पड़े हुए, हो गया इलाज, हो गया, आग कोई उसकी दाद रसी हो गई, नहीं तो गया, मर गया। ठीक है। इसी तरह बाकी शोबों में है। तालीम में आप देख लें, जिसने अपने बच्चे को इज्जत वाली तालीम, इज्जत वाली मतलब इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये बड़ा कंसिडर कीजिएगा इसे, ठीक है, इज्जत वाली तालीम दिलवानी है और बाप मकसद तालीम दिलवानी है, 2 रुपए खर्च करें, ठीक है। हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं। पढ़ना सरकारी स्कूल पढ़ लो, नहीं पढ़ना ना पढ़ो,
तो मतलब ये सारी सिचुएशन जो है ना ये एक्सपोज हो गई है अब। ये अब उनका 40 साल तजर्बा जो है ना वो उसकी झलकी नहीं, उसकी पूरी फिल्म दिखाई दे रही है कि जनाब ये 40 साल पहले भी ये करते रहे हैं और अब इनकी ये चालाकियां चल नहीं रही। अब ना IMF के सामने चालाकी चल रही है, अब ना पब्लिक के आगे चालाकी चल रही है, अब ना इकोनॉमी के हवाले से चालाकी चल रही है। अब इधर से बयान देते हैं पेट्रोल महंगा नहीं होगा, 2 घंटे बाद पेट्रोल महंगा कर दिया जाता है। तो महंगाई काबू में नहीं है, लोग इनके साथ नहीं है। आइन कहता है कि 90 रोज के अंदर आप इंतखाबात कराएं, आइन पर अमल दरामद के लिए तैयार नहीं है और ब्लंटली ये बात कह रहे हैं कि जी अगर हमने इंतखाबात करा दिए तो हम तो हार जाएंगे। और ब्लंटली ये बात तस्लीम की जा रही है कि अगर ये इंतखाबात इनको सूबाई पहले करा दिए वाकई भी जीत जाएंगे। और भाई जब आपको ये पता है कि आपकी करतूत ये है कि आप वफाकी इंतखाब भी हार जाएंगे, सूबाई भी पहले हार जाएंगे, तो फिर और एक बंदा और आप उसके बारे में ये बात कह रहे हैं, हुकूमत में आप हैं, ऑपोजिशन में है वो, उसके बारे में आपकी राय ये है कि वो सूबाई पहले जीत जाएगा अगर इंतखाबात 14 मई को करवा दिए। और उसके बाद उसके नतीजे में जब वफाकी हुकूमत की बारी आएगी इंतखाबात की तो फिर भी वो जीत जाएगा। जब आपको इतना इसकी सदाकत का यकीन है, इस नैरेटिव का, इस मौक़िफ़ को आप इतना सच्चा समझते हैं, तो फिर आप किस बात पर खड़े हैं पार्लियामेंट में? पार्लियामेंट को तक़द्दुस को क्यों पामाल कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं सर शायद कि अगर मैं थोड़ी सी सोच बताऊं इस टाइम हुकूमत की, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की स्टेटमेंट कहते हैं अगर इमरान खान वापस आया ना हमें ज़िंदा ज़मीन में गाड़ देगा, अपने तमाम अपोजिशन के लोगों को ज़िंदा ज़मीन में गाड़ देगा। और यहाँ तक खौफज़दा है इमरान खान की वापसी से कि अगर खान किसी तरह वापस आ साहब मुझे एक मिनट से दीजिएगा जी। देखिए आप इमरान खान साहब जो है ना इनके लिए भी बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। 4 साल में ये मैं आपको बिल्कुल ट्रूली बता रहा हूँ कि 2020 में मैंने खुद आर्टिकल भी लिखे, मैंने कहा कि ये जिस वक्त भी, वो तो अलग बात हुई कि हुकूमत की मुद्दत पूरी होने से पहले उन्हें उतरना पड़ा, ठीक है, जिस वक्त भी ये उतरेंगे ये सिस्टम ऐसा है कि यही पुलिस वाले, यही एंटी करप्शन, यही नैब इनके पीछे होगी और मुकदमे दर्ज होंगे। अब वो 146 मुकदमे दर्ज हो गए, ठीक है। इसकी अगर आधे जिम्मेदारी मुकदमा गलत दर्ज करने वालों पर है तो आधी खुद इमरान खान साहब के ऊपर है कि इनको अल्लाह ताला ने पूरा एक इक्तदार अता किया, 4 साल का वक्त दिया, 4 साल का वक्त दिया। इन्होंने अनफॉर्चुनेटली ये कह लें, कुछ भी कह लें, कि कोताही कह लें या इनका कोई विजन ना होना कह लें, इन्होंने सारा मलबा आप जनरल बाजवा पे डालते हैं कि वो सब कुछ करते थे। नहीं, ये मैं नहीं समझता। और मैं आइंदा कहीं भी आपको बता दूं साहब, अल्लाह करे जो सोच रहे हैं हो जाए या ये इंतखाबात जीत कर सामने इस तरह आ जाए, फिर से मलबा किसी और पे डालेंगे 5 साल बाद। लेकिन अगर देखें, अगर हमारे यहाँ जो कॉलोनियल निजाम है, लोग समझते हैं निजाम बदलने का मतलब है शायद बल्दियाती या सदारती या पार्लिमानी निजाम, नहीं, इससे मुराद ये नहीं है। इससे मुराद है कॉलोनियल निजाम। हम कॉलोनी है। मैं आपको ये देखे, मैं आपने मुझे अभी कहा था जी IMF की एक बात प्रोग्राम से पहले कर रही थी मेरी बेटी, तो मैं देखे IMF जो है ना वो क्या हो रहा है, वो किसके इशारों पर इस वक्त हमारे साथ ये सलूक कर रहा है। दूसरा, इस वक्त जो हम कॉलोनी बने हुए हैं उसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? उसामा बिन लादेन को उठाया हमने, उठाया ना अमेरिका ने यहाँ से, बिल्कुल जिंदा वाकया है। इस नई नस्ल के दौर का वाकया है, किसके कहने में उठाया? बैरूनी किसी पाकिस्तानी पॉलिसी के तहत उसको नहीं उठाया गया, बिल्कुल बैरूनी आका के हुक्म से उस वक्त के हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहाँ काकूल अकेडमी में तशरीफ फरमाते और अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स आए और उसामा बिन लादेन को गिरफ्तार या व्हाटएवर जो भी था वो करके ले गए, जिसकी तफसील में आज तक मालूम नहीं। पूरा ऑपरेशन हुआ स्टेल्थ। उसके बाद उससे पुराना चले गए भट्टो साहब के दौर में जी। भट्टो साहब के फरिश्तों को भी नहीं पता होगा कि नेशनलाइजेशन के बाद ये होगा कि ये मुल्क मुआशी तौर पर यतीम, अपाहज और मफलूज हो जाएगा। उन्होंने किसी बैरूनी आका के कहने पर नेशनलाइजेशन की, ठीक है। इस तरह के 20 उसके बाद उनकी फांसी लगा लें भट्टो साहब। जज साहिबान नसीम फरोग साहब, नसीम हसन साहब ये कह चुके हैं जी कि जी ये फांसी इस तरह दी गई थी, ये हुक्म इस तरह दिया गया था। वो हुक्म किसके कहने पे दिया जी? कहते थे मुझे नौकरी प्यारी थी, तो कहा ना, उन्होंने बताया ना, साफ नहीं किया, नौकरी को तरजीह दी ना, ठीक है। तो वो अब किसके कहने पे किया? वो जियाद साहब ने एक बैरूनी आका के कहने पर किया। उनको सो कॉल्ड जो भी कह लें, OIC की, एटम बम की, किसी चीज की भी उन्हें सजा दी गई बैरूनी आका पे। और अभी ये ताजा तरीन वाक़या में शॉर्ट कर, ताजा पूरी फहरिस्त है लेकिन उसमें बहुत वक्त चाहिए। ताजा तरीन वाक़या ये रजीम चेंज है जी। ये किसने की है? ब्लंटली बता रहा है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के, यार इसने की है, और वो कह रहा है कि इनके कहने पे की है, ये साइफर है, ये फलां बंदे ने कहा, वो उस शख्स का नाम ले रहे हैं, अमरीकी शख्स का। सर लेकिन बहुत सी स्टेटमेंट्स चेंज भी की गई इमरान खान साहब की जानिब से, वो कहा जाता है यूटर्न मास्टर हैं और नहीं चेंज नहीं, देखें ये चेंज हम मीडिया वाले बना देते हैं कि जी ये तो उन्होंने पहले ये कहा था, ये कर दिया। वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो उसी तसलसल में है। ये कोई एक आदमी का काम थोड़ी था कि एक आदमी, उस तसलसल में जिसने उसके लिए
रजीम चेंज के लिए सहूलत कार का काम अंजाम दिया, उसका नाम उन्होंने लिया और जो ठीक लिया, लेकिन वो लोग कह रहे हैं जी पहले उसका नाम ले लेता, अब इसका नाम ले लिया। भाई एक बंदे ने एक काम नहीं किया, एक पूरे उधर से अमेरिका से एक चीज चली और वो चलती हुई इधर से आई और उधर से कौन कौन सहूलतकार बना उसका वो नाम ले रहे हैं। तो इसका मतलब यू टर्न तो नहीं है कि यू टर्न ले, वो तो कह रहे हैं इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। तो ये तो पूरा एक नेटवर्क था जिसने सारा ये काम अंजाम दिया है। आपको पता है रात को गाड़ी आई है, जेल प्रिजन वैन आई है कि नहीं आई? प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल आई जी, बिल्कुल आई थी। तो बस फिर आप देख रहे किसके इशारे पर आई, वो भी उन्होंने बता दिया, उन्होंने किसके इशारे पे किया वो भी बता दिया, आगे किसने किसके इशारे से किया वो भी उन्होंने बता दिया। तो ये जो देखें जी चीजें तो हैं ये, और ये इसके पीछे कड़ी क्या चल रही है, कॉलोनियल निजाम उन्हें सपोर्ट करता है कि वो जो दिल चाहते हैं बारूनी आका के हुक्म के मुताबिक उसको इम्प्लीमेंट करवाना चाहे तो करवा लेते हैं, कोई पकड़ नहीं इस निजाम में। तो इमरान खान साहब के लिए मैं ये दरख्वास्त करूंगा बतौर एक शहरी के कि अगर वो इंतखाबात जीत कर हुकूमत में आना चाहते हैं वो आ जाएं, लेकिन अगर वो ये कॉलोनियल निजाम को हाथ डालने, इसको तब्दील करने, इसको बदलने के लिए होमवर्क नहीं रखते और इसके लिए उनका कोई मंसूबा नहीं है, इसके लिए उनका कोई विजन नहीं है, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि अगर वो आ भी जाएं तो वो कभी भी कामयाब नहीं कर सकते, कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे अगर इस कॉलोनियल सिस्टम से जान ना छुड़ाई जाए। कैसे इससे जान छुड़ाई जाएगी जब यहाँ पर सब कुछ ऐसे ऑपरेट हो रहा है जिस तरह शायद किसी के हुक्म के ऊपर चीज़ें ऑपरेट की जाती हैं यहाँ पर। मैडम अमृत शेख साहिबा, और 14 मई का अभी तक जो फैसला था और अदालत ने कहा था 14 मई को इंतखाबात होंगे, बरकरार है, क्या इंतखाबात होंगे? आसार तो नज़र नहीं आ रहे हैं और ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है, यहाँ बैठे हर बंदे को पता है। फैसला बरकरार रखने का क्या मकसद है? फैसला बरकरार रखने का मकसद ये है कि ऑन द फेस ऑफ इट, देखिए बिलाल साहब, अभी तो जो ऑन द फेस ऑफ इट हालात चल रहे हैं वो ये है कि हमने आइन का ना एक मजाक बना दिया हुआ है। देखिए अभी भट्ट साहब ने एक बात बोली कि 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको हमें उसी तरह उसी एसेंस में लेके चलना चाहिए। बिल्कुल उन्होंने सही बात की, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसमें अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते हो। हमने देखा बहुत सारी इसमें अमेंडमेंट्स हुई हैं, चेंजेस भी होते हैं। ज़ाहिर है आप एक चीज़ को मुसलसल उस तरह नहीं लेके जा सकते हो, लेकिन बात सिर्फ ये आती है कि आप वो चेंजेस अपनी कन्वीनियंस से कर रहे हो। लाइकवाइज अगर आप अभी की भी सिचुएशन देखें तो जो अभी मौजूदा हालात इस वक्त बने हुए हैं, ऑन द फेस ऑफ इट आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक बहुत अहम, एक पहली बात आपको सुप्रीम कोर्ट एक बहुत अहम इदारा है और उसको जो इंसान लेके चल रहा है उसका भी एक वकार है, एक इज़्ज़त है, उसकी एक स्टैंडिंग है। आप इस चीज़ को चैलेंज नहीं कर सकते हो। उन्होंने बहुत सारे चीज़ें इनटू कंसिडरेशन लेके ही 90 दिन के अंदर ये जो डेज़ हैं जो आपके आइन में एलोकेटेड है एक स्पेसिफिक डे, उसकी किसी रीज़न की वजह से उन्होंने ये कहा हुआ है। बात सिर्फ इतनी है, उसके ऊपर कभी आप ये रीज़न्स लेके आते हैं कि जी आपके पास बजट दस्तयाब नहीं है, कभी आप ये रीज़न्स कहते हैं कि जी हमारे अभी हालात ये नहीं है, अभी ये हो गया, अभी वो हो गया, तो वो तो हमें पता है डिलेइंग टैक्टिक्स और कुछ भी नहीं है। लेकिन बात ये है कि देखें इवेंचुअली तो होने हैं ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों। बात ये कि तब आप क्या करेंगे, तब आप कहाँ जाएंगे, तब आप यही करते हैं। अगर आज ये हुकूमत ये कर रही है कि इंतखाबात ना हो, जिस तरह से जिन बॉन्डे तरीकों से ये डिले किया जा रहा है इसको, कि आपके पास खजाने में पैसे नहीं हैं, आपके पास सिक्योरिटी नहीं है मुल्क के अंदर, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब कुछ ठीक है, इसके बावजूद जो ये क्लेम्स हैं ये तो फिर आने वाली हर हुकूमत यही कहा करेगी और इलेक्शन तो शायद फिर कभी होंगे ही नहीं। और आप ये देखें बिलाल साहब, इससे आपने एक एनार्की अपने मुल्क में क्रिएट कर दी है। आपने लॉ की या आपने कानून की या आपने वही जो आपका एक इंटरनेशनली आपने कंट्री को डैमेज किया है। और आपने यहाँ पे जितने फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जितनी फॉरेन कंट्रीज हैं, वो सब देखती हैं आपके मुल्क से एम्बेसीज बंद हो गई हैं आपकी स्टेटमेंट के ऊपर कि शायद आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। आपने एक हैप-हैज़र्ड क्रिएट कर दिया ना लॉ की, कानून की। देखें खान साहब एक बात कहते हैं, और जनरली भी ये दुनिया में भी हमने देखा है कि जहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं चलता, जहाँ आप रूल ऑफ लॉ का सिक्का नहीं चलने देते हैं, वहाँ आपके मुल्क में एनार्कीज क्रिएट होती हैं, जो कि इस वक्त हो रही हैं। बात सिर्फ इतनी है कि इसकी वजह से फिर वही बात आती है, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बात बोली कि एक आम इंसान पिस रहा है, एक आम इंसान इस सारी सिचुएशन में कहाँ जा रहा है। इनकी अपने मसले मसाइल की वजह से, एक इलेक्शंस डिले होने की वजह से आप ये देखें कि ये सारे जो इस वक्त मुल्क के मसले मसाइल है किस तरफ को जा रहे हैं। अगर ये एक डेट दे देते हैं और उसके ऊपर हो जाते हैं तो ये तो आपके एक आम बंदे को कितना फ़ायदा होता है। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं बिलाल साहब, ये आपके मौजूदा जो अभी आपकी करंट आपकी पीडीएम गवर्नमेंट है, इसके हक के लिए बात जाती है। अगर ये अपने तौर पे खड़े होकर मजबूत होकर कह देते हैं कि जी ठीक है हमने ये इलेक्शन की डेट दे दी है और अब ये होना है, तो बल्कि ये इतने डरपोक नजर नहीं आएंगे, न डर नजर आएंगे, जो कि एक लोगों के लिए भी खुद एतमादी का यकीन होगा। और ये एक जमहूरियत, एक प्रॉपर जमहूरियत की खूबसूरती है कि आपके पास ऑपोजिशन आती है, वो आपको चैलेंज करती है और आप उस
चैलेंज को रख के, मद्देनजर रख के आप उस चीज़ के ऊपर डिसीजन देते हैं। आप इलेक्शंस की डेट दे दें। अगर फिर वो अपनी देखें, उनके पास भी तो है 8 अक्टूबर तो दिया उन्होंने डेट, दे दी है, बिल्कुल दे दी है, लेकिन बात इतनी है कि क्या आपको लग रहा है कि 8 अक्टूबर को भी होंगे? सवाल सिर्फ इतना है, सिंपल सी बात है, इन्होंने नहीं होने देने हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये बात मुख्तसर करूंगी, अगर ये इलेक्शंस होने देते हैं, आप दूसरी गवर्नमेंट को आने दे। देखें, हमें भी पता है बिलाल साहब, जब खान साहब की भी हुकूमत थी, लोगों को तब भी मसले मसाइल थे, ऑपोजिशन तब भी एक्टिव थी, तब भी हम ये कहते थे कि जी अच्छा महंगाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया। अब हम कहते हैं जी और हो गई। कल को अगर और हो जाती है, मैं एक बात कर रही हूँ, तो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर आपको 5 साल का मैंडेट लेके आप आते हो, नहीं होती है तो कोई बात नहीं, आप अगलों को इलेक्ट करके आने का मौका दोगे। आपके पास ये चांस खत्म तो नहीं हो रहा ना, यही तो एक डेमोक्रेसी का निज़ाम है, तो आप उस निज़ाम को चलते रहने दें। आप क्यों शो कर रहे हैं कि आप डर गए हैं या आपको किसी चीज़ का डर है? ये डर की वजह से ही इनकी पोजीशन ज़्यादा वीकर एज में आ रही है। डर है किस चीज़ का डॉक्टर साहब? लेकिन डर तो इस बात का है कि जो अभी आपने फरमाया था कि ख्वाजा असरार रफीक साहब फरमा दे कि ज़मीन में गाड़ देंगे, डर इस बात का है कि जब ये तोशा खाना जिंदा ज़मीन में गाड़ देंगे, जिसका तोशा खाना जिसका नाम लिया जा रहा है, जब वो फहरिस्तें पूरी सामने आएंगी, एक्सपोज होंगी कि भाई इसने ये माल इस तरह लिया, और जब उसे पूछा जाएगा जवाब नहीं दे सकेंगे। फिर वॉल्यूम 10 अगर खुल गया तो उसका क्या बनेगा? फिर इसी तरह जो आपके केस, वो जो FI वाला केस में जो 3 लोगों की खैर फितरी मौत हो चुकी है, वो जब चीज़ें खुलेंगी और जब पता लगेगा कि ये तो 22 अरब रुपए की ये एक इंक्वायरी थी, तो जिसको एकदम फोल्ड कर दिया गया फर्द जुर्म लगने से पहले, और जब ये हिसाब लिया जाएगा कि अगर ये मुकदमा गलत था तो दर्ज क्यों किया गया और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई, जिन्होंने मुकदमा ये गलत दर्ज किया था। ये कोई मजाक तो नहीं है, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पे आप या चीफ मिनिस्टर पे आप मुकदमा दर्ज करते हैं और बाद में कहते हैं जी मैंने इसको खारिज कर दिया क्योंकि ये आप हुकूमत में आ गए हैं, और जब फिर वो हुकूमत से निकल जाते हैं तो फिर आप उस मुकदमे को एक मरतबा फिर खोल लेते हैं कि नहीं जी अब ये हुकूमत से चले गए तो हमने इसको खुद खोल लिया, ये गलत खारिज हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जो उन्हें तो पता है कि ये जो खिचड़ी पकी हुई है, ये जो एक पाकिस्तान को अपने मुकदमिस्तान में बदल कर अपना काम चला रहे हैं, वो वाजिया हो जाएगा। और ये उन्हें बहुत बड़ा एक डर है, एक और भी एक उन्हें ठीक है कि जब हम एक दफ़ा क्लीन स्वीप हो जाएंगे, जब हमारे तर्ज हुकूमत को लोग मुस्तरद कर देंगे, तो दोबारा हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे कि जो दोबारा हम किसी वक्त एक मरतबा भी दोबारा कभी इलेक्ट हो सके, उसके लिए हम क्या करेंगे? इस राउंड व्हाट्सअप की ऐसी तैयारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि इन लोगों को क्लीन स्वीप ही कर दें? पूरे मुल्क का इलेक्शन होगा, यानी 8 अक्टूबर की डेट जो दी जा रही है, खान साहब को चाहिए है कि चलें किसी भी तरह से इलेक्शंस को एक्सेप्ट तो किया जाए, यहाँ पर किसी भी तरह इलेक्शन है तो सही। अब 14 मई को अगर इंतखाबात नहीं होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया उसके मुताबिक होते नज़र भी नहीं आ रहे हैं, और फिर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं सड़कों पर होऊंगा। इमरान खान साहब क्या प्रेशर बिल्डिंग करेंगे सड़कों के ऊपर? हुकूमत को क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? सर सवाल तो ये है जी। देखें, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो आपने बात की है, हुकूमत इस मामले में सीरियस नहीं। अक्टूबर की अगर जी 8 अक्टूबर की जो बात हुकूमत कर रही है, PDM की हुकूमत, तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब इस मामले पे भी इत्तेफाक करते हैं, एग्री हैं इस बात पे भी। मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई, मुज़ाकरात वो टाइम ज़ाया किया गया। इमरान साहब का मौक़िफ़ ये है कि हम 8 अक्टूबर के लिए भी तैयार हैं, ठीक है, मगर ये असम्बली को, नेशनल असम्बली को और 2 सूबों की जो असम्बली हैं उनको डिज़ाल्व करें, ठीक है, और 8 अक्टूबर का ऐलान कर दें। आम इंतखाबात का मुल्क के अंदर जो फैसला अवाम करे वो सब के लिए काबिल कबूल हो, ठीक है। मगर हुकूमत इस बात से भी भाग रही है, जैसे मैडम ने अभी बयान किया कि ये 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि अवाम इमरान साहब के साथ है, इमरान खान साहब के साथ है, और इंशाल्लाह इस मुल्क में इनकलाब आएगा। कब तक ये लोग जुल्म को बर्दाश्त करेंगे? जुल्म आखिर एक दिन जो होता है वो मिट जाता है, ठीक है। तो ये इनके अभी ये जो दौर चल रहा है, ये इनका आखिरी दौर है। इनकी ये सियासत जो इंशाल्लाह हमेशा के लिए वो दफन हो जाएगी, तो ये अक्टूबर में भी नहीं करवाएंगे, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो अगर ये सीरियस है और अक्टूबर में करवाना चाहते हैं, 14 से पहले खान साहब ने कहा था असम्बलियाँ डिज़ाल्व कर दें, ये 14 को भी कर दें, 14 को करके डिज़ाल्व। कभी ये बजट का बहाना बनाते हैं, अब कभी ये कहते हैं फंड नहीं है। मैं कहता हूँ कि आप कुछ दिन पीछे चले जाएं, आप ऑन द रिकॉर्ड बात है, आप चेक कर लें, इन्होंने अपने साबका MPs को
अपने टिकट होल्डर्स को अपने हलकों में लगाने के लिए 1-1 अरब रुपया लगाया दिया, उनको फंड्स दिए हैं, अपने MNS को फंड्स दिए हैं अरबों रुपया। वो रुपया कहाँ से आया? अगर ये आम इंतखाबात के लिए इनके पास फंड नहीं है तो वो अरबों रुपया अपने इलेक्शन सिर्फ इसलिए कि आप हलकों में जाओ, ये अरबों रुपया बांटो लोगों में और हम मुंह दिखाने के काबिल हो जाएं, तो सिर्फ इस मुंह दिखाने के लिए अरबों रुपया इन्होंने लुटा दिया। ये मैं समझ अरबों रुपया। सर डॉक्टर साहब, आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर सर। नाज़रीन स्टे विद अस, विल बी बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। और बात हो रही थी 8 अक्टूबर को इलेक्शंस की। क्या 8 अक्टूबर को भी पाकिस्तान में इलेक्शंस हो पाएंगे? जिस तरह से हुकूमत अब जो कुछ कर रही है और जो कुछ यहाँ पर किया जा रहा है, इमरान खान साहब इन खदशात का शिकार हैं कि शायद इलेक्शंस 8 अक्टूबर को भी नहीं होंगे, और शायद बहुत से सियासी माहिरीन भी यही बात कह रहे हैं कि 8 अक्टूबर को भी इलेक्शंस नहीं हो पाएंगे। 8 अक्टूबर की डेट की क्या खासियत है? डॉक्टर SL महमूद साहब कुछ हमें जो बताना चाहते हैं इस बारे में सर, प्लीज़। क्या होगा सर 8 अक्टूबर को जो ये इलेक्शन स्पेसिफिकली 8 अक्टूबर को ही क्यों करवाए जाएंगे? देखें चट्टा साहब, इस पे जब तक हम ये गौर नहीं करेंगे कि ये जो टाइम फ्रेम लिया जा रहा है ये क्यों लिया जा रहा है जी, इस पे ये कहा जाता है जी कि काजी फायज ईसा आ जाएंगे, ये वाले चीफ जस्टिस चले ठीक जाएंगे। है। कुछ ये भी कहा जाता है, या कहा गया भट्ट साहब ने जैसे भी कहा कि जी 1 रुपया जो है वो एक हल्के में दे देंगे और वो कर लेंगे। फिर ये भी कहा जाता है जी बजट लेके आना, वफाकी बजट आएंगे, सूबाई बजट आएंगे वगैरह। भट्ट साहब भी कह रहे थे 1 अरब दे दिया, अभी तो मजीद अरबों देंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं जी कि ये तो वो सारी एक तावीलात हैं जो पेश की जा रही हैं कि शायद इसलिए ये कर रहे हैं और इनको फायदा, इनको ये पता है सारा कुछ करके भी सूबाई वफाकी बजट दे के हल्कों में रुपए दे के ये नहीं कर सकेंगे लोगों को कायल। ठीक है। ये गुर्बत को दूर नहीं कर सकेंगे, बजट में देने के लिए कुछ नहीं है इनके पास, रिलीफ नहीं दे सकेंगे, पेट्रोल सस्ता नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी एक चीज पैदा होती है कि आखिर 8 अक्टूबर क्यों? ये असल में आप देखें कि ये एक वक्त लिया जा रहा है, ठीक है। और इस वक्त लेने के पीछे चट्टा साहब बहुत अहम एक बात यह है कि एक सबसे बड़ा हरीफ, जिसके लिए जो मैं अभी आपको कह रहा था कि बैरूनी आकाओं ने भी ऑर्डर्स कर दिए हुए हैं, उन ऑर्डर्स की तामील और तकमील और अपना सेल्फ डिफेंस, इसके लिए इनके पास एक ही रास्ता बचता है कि इन्हें वक्त मिल जाए। आज ये मई के इस हफ्ते तक ये वो काम अंजाम नहीं दे सके, अक्टूबर तक अगर इन्हें वक्त मिल जाता है चट्टा साहब, तो मैं ये आपको क्लियरली बता रहा हूं कि 2 काम उसमें होंगे। या तो मर्डर हो जाएगा इमरान खान का, या वो गिरफ्तार हो जाएंगे, और उनकी गिरफ्तारी इमरान खान की नाअहली भी साथ होगी। नाअहली तो चीज ही कोई नहीं है जी। ठीक है। उस गिरफ्तारी के एक ही नतीजा दिखाई दे रहा है, ये जो सद्दाम का फैसला हुआ, ठीक है, या जो जुल्फकार अली भट्टो का फैसला हुआ। इसके अलावा कुछ ये 2 काम करने के लिए 8 अक्टूबर तक का वक्त चाहिए। ठीक है। तब ही इनको ये रास्ता न जाएगा, कोई बजट, कोई चीफ जस्टिस का तब्दीली, कोई और इन्हें कोई रिलीफ, कोई इफेक्ट नहीं कर रहा। इन्हें जो चीज एक वक्त मांग रही है कि इन्हें इतना, और ये बता दूं आपको, ये वक्त इतना लंबा है कि इन दोनों में से कोई एक काम हो सकता है, हो सकेगा। अब ये क्या होता है, हमारे मुकद्दर में क्या है, अल्लाह ने क्या लिख रखा है, इनकी मंसूबाबंदी क्या है, क्योंकि एक मंसूबा इंसान बनाता है और एक मंसूबा अल्लाह का होता है। अब ये देखना है कि कौन इसमें कामयाब होता है। ये 8 अक्टूबर की जो तारीख है उसकी असल में सिग्निफिकेंस ये थी। 8 अक्टूबर की तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट तारीख जो हुकूमत की जानिब से दी गई है कि शायद इलेक्शन इस डेट को कराए जाएंगे। क्यों कराए जाएंगे? डॉक्टर एहसन साहब ने कुछ इस पर रोशनी डाली और बताया कि क्या रीज़न्स हैं यहाँ पर। अब अगर यहाँ पर बात की जाए, और मैं थोड़ा सा दोबारा जिक्र करूँ यहाँ पर, जो हमारे मुल्क में आवाम के टैक्स पेयर पैसे के ऊपर किस तरह से अयाशियाँ होती हैं, यहाँ पर तमाम लीडर्स किस तरह से बेदर्दी से, किस बेदर्दी से इस्तेमाल करते हैं इस टैक्स पेयर के पैसे को। टैक्स पेयर पैसा देता क्यों है रियासत को? इसलिए देता है कि उसकी बेसिक नीड्स को रियासत फुलफ़िल करे, हेल्थ, एजुकेशन और वो तमाम बेसिक कमोडिटीज़ जो एक ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, उन सबको रियासत अपनी पूरी आवाम, तमाम आवाम के लिए मुफ्त दे, उन्हें सब्सिडी दे उनके ऊपर, एटलीस्ट उन सबको फैसिलिटेट करे उन तमाम चीज़ों से। इस मुल्क में क्या हो रहा है? टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर अरबों रुपयों की अयाशियाँ होती हैं। और एक तफसील जो यहाँ पर दी गई थी, उस तफसील के अंदर बताया गया कि शहबाज शरीफ साहब सर फहरिस्त हैं
8 अरब और यानी अब अगर उनका यूके का दौरा भी देखा जाए तो तकरीबन 9 अरब के करीब वो पैसे हैं जो खर्च कर चुके हैं अपने तमाम बैरून मुल्क दौरों पर। इसी तरह नवाज शरीफ साहब ने 4 अरब से ज़्यादा खर्च किए, जरदारी साहब ने 3 अरब से ज़्यादा खर्च किए। और इमरान खान साहब को क्रेडिट यहाँ पर ज़रूर जाता है क्योंकि उन्होंने अपने पूरे टेन्योर के अंदर सिर्फ 17 करोड़ 60 लाख रुपए बैरून मुल्क दौरों पर खर्च किए। हमने देखा उन्होंने नॉर्मल कमर्शियल फ़्लाइट में भी सफ़र किया और कोशिश की एक एग्ज़ाम्पल सेट करने की। बड़ा मशहूर हुए उनकी ऑफ़िस में दिए गए चाय बिस्किट। हर आने वाले शख्स को चाय बिस्किट ही दिए जाते थे। खाना बंद कर दिया गया पीएम हाउस में, कह दिया गया कि पीएम हाउस में खाना नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर सादगी से रहा जाएगा और आवाम के टैक्स पेयर पैसे को बचाने की कोशिश की जाएगी। और हमने देखा, फिगर्स ने भी बताया कि बहुत सा पैसा टैक्स पेयर का सेव किया गया। वो चाहे पीएम हाउस के अखराजात हों, वो जो कुछ कर सकता था इमरान खान उसने वो किया। करना तो और भी बहुत कुछ चाहिए था, लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं शायद मेरे हाथ बंधे थे, मेरे कंट्रोल में चीज़ें नहीं थी। मैडम अमृत शेख साहिबा, इमरान खान साहब दोबारा आना चाह रहे हैं और आवाम भी शायद कुछ उम्मीदें बांधी बैठी है इमरान खान साहब से। आपको क्या लगता है इमरान खान साहब को मौका मिल जाए? और जो सिचुएशन अब क्रिएट हो चुकी है जिसमें तौहीन पार्लियामेंट अब आने लगी है कल से, यानी कल वो बिल पेश कर दिया जाएगा असेंबली के अंदर, उसको जैसे भी चाहे पास कर लें। असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, फिर भी कानून साजी की जा रही है। यानी इस मुल्क में सब कुछ वो हो रहा है। जिस तरह से हम केयर टेकर सेटअप की बात करें, 90 रोज़ के बाद केयर टेकर सेटअप को नहीं होना चाहिए, गैर आईनी हो जाएगा। अभी तक केयर टेकर सेटअप वही है, वही चीफ मिनिस्टर है, वही सब कुछ पंजाब में भी चल रहा है, वही सब कुछ पाकिस्तान में भी चल रहा है। क्या होगा अगर तौहीन पार्लियामेंट का बिल भी आ जाए मैडम? फिर तो हम सबको पार्लियामेंट के बारे में भी बात करने से पहले सोचना पड़ेगा। ऐसा ही है। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है सारे चैनल्स बंद होंगे, फिर उसके बाद आप और मैं बैठ के इस तरह तबसरा तो नहीं कर सकेंगे। ठीक है। देखिए, मैं एक सिंपल बात कहती हूँ कि आपके आइन में हर इंसान को आज़ादी इख्तिलाफ, आज़ादी राय रखने का इख्तियार है। एक इंसान के पास आपका आइन आपको ये चीज़ देता है। ठीक है, पार्लियामेंट एक सुप्रीम है, पार्लियामेंट चाहे जैसा मर्जी लॉ चाहे वो साजी कर सकती है। हमने यूके में एक चीज़ पढ़ा था कि एक दफ़ा आया था, अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो ये लिख दे किल ऑल ब्लू आइड बेबीज, तो आप उस चीज़ को आप कर सकते हैं। बैरिस्टर है और आपने यूके का पूरा लॉ पढ़ा है और आई गेस हमने भी शायद यूके के तमाम लॉज को उठाकर ही अपना आइन बनाया है, कॉपी पेस्ट किया है उसको, कुछ चीजें अमेंड करके। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रही है जैसे यूके में होती है? बिल्कुल नहीं हो रही। आप खुद ही देखें किस तरह हो रही है। वहाँ पे अगर एक चीज़ के ऊपर आपका कानून बन चुका हुआ है तो उस चीज़ की फिर बालादस्ती की जाती है, उस चीज़ को अप्लाई किया जाता है, उस चीज़ के ऊपर लोग, पार्लियामेंट आपकी बाउंड हो जाती है कि उस इंटरप्रिटेशन को उसके ट्रू एसेंस में अप्लाई किया जाए। आपकी एग्जीक्यूटिव उसमें आपकी जुडिशरी के मुकाबले में खड़े नहीं हो जाती। देखिए बिलाल साहब, हमारे यहाँ पे एक सिस्टम है ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स। आपकी लेजिस्लेचर का अलहदा रोल है, आपकी जुडिशरी का अलहदा रोल है, आपकी एग्जीक्यूटिव का अलहदा रोल है। यहाँ पे आप एक इदारे को ये नहीं कह सकते कि वो आपकी एग्जीक्यूटिव का भी रोल प्ले कर ले, आपकी पार्लियामानी भी रोल प्ले करे। लाइकवाइज आपकी पार्लियामेंट के ऊपर ये नहीं डिपेंड ये कर सकते कि वो ये तीनों रोल्स अब प्ले करे। हमने तौहीने अदालत सुना था, अब हम तौहीने रियासत भी ये बात अब सुन रहे हैं। मुझे नहीं पता कि पार्लियामेंट, बिल्कुल रियासत नहीं, तौहीने पार्लियामेंट, सॉरी। तो अब आप ये देखें कि इसका इन इट्स ट्रू एसेंस अगर हम ये बात देखें तो फिर मुझे नहीं पता कि हम किस तरफ को जा रहे हैं। फिर तो हम आज़ादी राय की देखा जाए तो एक तरीके से उसकी भी तौहीन हो रही है ना। फिर तो हम आज़ादी राय रख ही नहीं सकते, हम किसी के बारे में कोई बात कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि उस चीज़ के ऊपर भी मसला होगा। जहाँ तक बात रहती है कि आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के आने का, देखें मैंने पहले भी एक बात बोली है कि हम एक जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं। यहाँ पे जमहूरियत का एक ट्रू एसेंस है। हम जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं? मुझे लगता है उसको देखा जाए तो ऑन द फेस ऑफ इट तो रह रहे हैं, लेकिन एप्लीकेशन में तो नहीं रह रहे हैं। अगर हम इसकी तौर पे देखें कि इसको हम अप्लाई कितना कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो देखें आप, अगर आपने एक डेट दे दी हुई है, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि इसके पीछे रीजंस हैं, वाई 8 अक्टूबर इज एक्चुअली अ क्वेश्चन मार्क कि क्यों 8 अक्टूबर ही क्यों, लेकिन उसके ऊपर हमारे पास बहुत सारे रीजंस हैं कि जिस वजह से ये अप्लाई किया जा रहा है। लेकिन बात सिर्फ इतनी, मैं मुख्तसर सी कर दूं, बात सिर्फ इतनी है कि अगर वो आते हैं तो क्या वो अपना रोल, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि क्या वो अपने बाकी जिस तरह के उन्होंने प्लान्स किए हैं क्या वो उनको एग्जीक्यूट कर पाएंगे? पहली बात तो अभी तक वो तो उनके आने के ही आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो इस वक्त मेजॉरिटी उनके साथ है, अवाम उनके साथ है, उसके बावजूद मसले मसाइल आ रहे हैं। तो फिर जाहिर सी बात है कोई ऐसी ताकत है जो उनको नहीं आने दे रही है। तो क्या इसमें
सबसे पहले उस चीज़ को नल एंड वॉइड करके वो आ सकेंगे, और अगर वो आ जाते हैं तो क्या वो अपना रोल उस तरह प्ले कर पाएंगे, और अगर नहीं कर पाएंगे तो जैसे मैंने पहले बात की तो कोई बात नहीं, दूसरी पार्टी को फिर चांस मिलेगा आने का। लेकिन उनको यही डर बार बार खदशाता है कि जब ये एक दफ़ा आ जाएंगे तो उसके बाद, जैसे आपने बताया, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की भी स्टेटमेंट थी, ये हमारे साथ करेंगे क्या, लेकिन क्या अब इस डर की वजह से जो निज़ाम चल रहा है आप चलने देंगे? ये सरासर गलत है, गैर जमहूरी है, और इसको चीज़ को चलने ही नहीं देना चाहिए। व्हाट्सएप मरीम औरंगज़ेब साहिबा की स्टेटमेंट है, और वो इमरान खान साहब को मशवरा दे रही हैं कि आइनी हक जो है ट्विटर और रेडियो जलसों में नहीं मिलता, सबूत लेकर थाने जाएं। जिस तरह से इमरान खान साहब ने इल्ज़ामात आयद किए हैं और उस पर बड़ा रिएक्शन आ गया शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से, कि नहीं इमरान खान जो कह रहा है ये नहीं कहना चाहिए, और बहुत सी बातें उन्होंने ऐसी की जिस पर इमरान खान साहब के, फवाद चौधरी साहब के भी, और बहुत सी स्टेटमेंट्स आई। फवाद चौधरी साहब तो हैरान हो गए इन बातों के ऊपर। इसरारुल अकबर साहब आप भी हैरान हो गए हैं जो शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब ने कहा है। जी देखें, ये सारे अपनी अपनी करप्शन छुपाने के लिए एक साल से इम्पोर्टेड ये हुकूमत बनी हुई है, तो उनको पता है कि थानों में, कचहरियों में और ये नैब में ये मामला कैसे हल होते हैं। ठीक है, तो इमरान खान साहब के ऊपर तो झूठे मुकदमात है ना। ठीक है, तो उसके लिए अभी ये जब उन्होंने देखा कि इमरान खान साहब अब अदालतों का सामना कर रहे हैं, ठीक है, हाई कोर्ट लाहौर में पेश हो रहे हैं, इस्लामाबाद में पेश हो रहे हैं, और जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ी बात की, मैं उस बिल्कुल इत्तेफाक करूँगा कि उनके मर्डर का एक तो वो अटैक कर चुके हैं इमरान खान साहब के वज़ीराबाद, और दूसरा प्लान उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बनाया था, और जब तक अल्लाह ताला की ज़ात उनके साथ है तो और उनका हौसला बढ़ाने के लिए अब पाकिस्तानी अवाम उनके साथ है, तो इंशाल्लाह उनको कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो उनके ऊपर अभी ये जब उन्होंने देखा कि इमरान खान साहब इंसाफ के लिए अदालतों में पेश हो रहे हैं, अब उन्होंने ये तरीका बना लिया कि कभी तो सीटीडी में बुला लें, कभी जेआईटी के सामने पेश हों, यानी वो ये कोशिश यही कर रहे हैं जो डॉक्टर साहब ने अभी बयान की कि या तो इनको किसी तरह नाअहल करार दे दें, किसी तरह किसी जेआईटी की तरफ से कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन में ला के इनको अरेस्ट कर लिया जाए, यानी अब ये इस तरफ अपने हिलो इज्जत जो भी है वो अपने कर रहे हैं। उनका मकसद ये लॉन्ग टाइम, ये इसको लंबा करने का जो इलेक्शन का उसके पीछे एक ही बैकग्राउंड है उनकी जो अंदर की सोच, उनका जो अंदर का जो उनका गंद है, वो मैं समझता हूँ कि वो गंद उनका बाहर आ रहा है कि एक ही मकसद है कि देखें आज ये शेर के निशान से भाग गए, इन्होंने टिकटें जमा नहीं करवाई। मरीम साहब को तो दूर मिला सर इंतखाबी निशान। जी 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 जी, मैं समझता हूँ हमारे लिए वो काबिल एहतराम है, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाह रहा। तो इनका मकसद एक ही है कि किसी तरह हम नवाज शरीफ को पाकिस्तान में लाएं, तो मैं समझता हूँ अगर उसमें जरूरत होती तो वो पाकिस्तान से बाहर ना जाता। एक लीडर का ये काम नहीं, इमरान खान साहब को थ्रेट भी है, जानी ख़तरा भी है, और उनके खिलाफ मुकदमात भी हैं। तो देखें, वो इंसान अपने शहर लाहौर के अंदर बैठा हुआ है, तमाम चीज़ों को फेस कर रहा है, तो अगर बाहर नहीं होते ना शायद इसलिए बाहर नहीं जाते, अगर नहीं उन्होंने तो इलाज के लिए बाहर जाएं, नहीं उन्होंने तो देखें, बल्कि ये ऐलान किया इमरान खान साहब ने कि नवाज शरीफ को भी बुला लें और मेरा और नवाज शरीफ का दोनों का नाम ECL में डाल दें। बिल्कुल ठीक, दोनों पाकिस्तान से बाहर न जाएं, इलाज भी यहीं पे हों और बाकी मामलात भी यहीं पाकिस्तान। बड़ी पॉजिटिव बात की। तो लीडर को यही करना चाहिए, लीडर को यही करना। नवाज शरीफ साहब आए, क्यों इंतज़ार कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस रिटायर हो जाए, फलां रिटायर हो जाए, फिर मैं पाकिस्तान में आऊँ? तो आए, पाकिस्तान में अवामी लीडर हैं, अवाम के अंदर आएँ और इंतखाबात करवाएं, फैसला अवाम पे छोड़ें। ये पार्लियामेंट के अंदर बिल पेश करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर देखें पार्लियामेंट एक बिल्कुल सुप्रीम अदारा है, मगर पार्लियामेंट के अंदर बैठे जो लोग हैं वो कौन है? वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, अवाम के वोट की ताकत से वो पार्लियामेंट बैठे हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो ये अवाम का तो मुतालबा नहीं है कि आप ये बिल पेश करके, तो सुप्रीम कोर्ट भी तो एक सुप्रीम अदारा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी तो एक पूरे पाकिस्तान का आइन का मुहाफ़िज़ है। तो देखें
इनको चाहिए कि अवाम के अंदर आए। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में तशरीफ़ लाएं, अभी बड़ा आराम हो गया, बड़ा उन्होंने सैर सपाटे और बर्गर शर्गर खा लिए हैं। उन्हें पाकिस्तान में आना चाहिए, अवाम के दरमियान आना चाहिए और आगे इलेक्शन में हिस्सा लें, कैंपेन में वो जलसे करें, जुलूस करें, पता चले कि शेर मैदान में है तो फिर पता चलेगा कि अवाम का फ़ैसला क्या है। अवाम का फ़ैसला क्या है? अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आएँ और यहाँ पर आकर इलेक्शंस लड़ें और अवाम के सामने जलसे करें, ये सब कुछ तो नवाज शरीफ साहब को करना चाहिए, उनको इस मुल्क से बाहर ही नहीं जाना चाहिए। लेकिन कहते हैं जब ये एहतसाब की बारी आती है, मियाँ नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ ले जाते हैं इस मुल्क से और अपने बच्चों के पास चले जाते हैं, जो बच्चे तमाम बच्चे रिहाइश पजीर हैं, और कहते हैं कि हम पाकिस्तान के सिटीज़न भी नहीं, हम तो यूके के सिटीज़न हैं और हमारा सब कुछ वहाँ पर ही है, वही हमारा मुल्क है। लेकिन उसके वालिद साहब बज़िद हैं कि फिर से इसी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने और इस अवाम के टैक्स पेयर पैसे के ऊपर अरबों रुपए अपने बैरून मुल्क दौरों पर खर्च करें और बाकी तमाम अयाशों की फहरिस्त तो छोड़ ही दें। यहाँ पर हुक्मरान क्या करते हैं इस मुल्क के अंदर, अब मेरा ख्याल है कि अवाम सब जानती है कौन सा लीडर क्या करता है और कौन क्या नहीं करता। तमाम लीडर्स, तमाम सियासतदानों की बात करें तो शायद तर्ज़ ज़िंदगी ही झूठ पे है और सियासतदान कभी सच्ची बात करना पसंद नहीं करते। सच बोलेंगे तो ख़ुद फंसेंगे, सच क्या बोलें, उनकी भी मजबूरी है शायद। डॉक्टर एहसन साहब, सर आई हैव लास्ट फ्यू मिनट्स, और अगर बात की जाए इकॉनमी की, सर क्या कोई भी किसी किस्म की स्टेबिलिटी आवाम के लिए कोई खुशखबरी ऐसी है जो हम इनको बता सकें इन द नियर फ्यूचर? बिल्कुल चट्टा साहब, ये तो अब खुशखबरी आ सकती है। मुझसे तो आप कभी भी सवाल करें कि पाकिस्तान को इतने सारे सेटबैक के बावजूद कितनी देर चाहिए इकोनॉमी के रिवाइवल के लिए? तो ओनली 2 years। 2 साल में पाकिस्तान बिल्कुल एक सही मुकाम पर पहुंच सकता है। और मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा सर, 2 years विद द सेम लीडरशिप जो चल रही है, 2 years विद रिफॉर्म्स। सर आप देखें कि आप एक, बल्कि मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप एक पूरा प्रोग्राम जो है ना, आप रखें कि रिवाइवल के कौन कौन से पॉइंट, आपने कहा जो टैक्स पे का पैसा खर्च होता है, ठीक है, ये सिर्फ एक मसला नहीं सर। हमारे पास ये लाहौर जिमखाना, ये 5,000 रुपए माहवार पर जो एक मरबा जो है ना ये दिया हुआ है। सर मुझे भी ले दें। बस यही पर कह रहा हूं ना, दुकान नहीं मिल रही है, खोखा नहीं मिल रहा, 5,000 रुपए महीने पर, ठीक है। उसके बाद 78 एकड़ का इस्लामाबाद क्लब, उसके बाद आप इस तरह, मैं आपको एक पूरा एक प्रोग्राम प्लीज रख लें, इस तरह बहुत लंबी फहरिस्त है, ठीक है। ये वो एसेट्स हैं, ये वो चीजें हैं जिनको आप टेक्निकली, जिनको आप इकोनॉमिकली आप एक शेप अप करें और उसका रेवेन्यू लें, तो आप पाकिस्तान का सारा IMF का सारा कर्ज उतार सकते हैं और पाकिस्तान दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, इसको जिंदगी मिल सकती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब, जैसे मेरा ख्याल आपको जिमखाना, DHA और सब पर एक पूरा प्रोग्राम रखना चाहिए, आपको पता चले कि ये क्या एक इसकी कीमत कौन पे कर रही है, अलॉटमेंट, कोटा पर। सर कौम ने तो कोशिश और दूसरी कर्ज उतारो मुल्क सवारो स्कीम आई थी, बहुत से पैसे। चट्टा साहब, सिर्फ और सिर्फ नुकसान किसी आम आदमी का नहीं होगा, सिर्फ तबका इशराफिया का पुरतैश जो एक जिंदगी का एक मरकज बना हुआ है, वो सिर्फ इसको थोड़ा सा एक ठेस पहुंचेगी, लेकिन इस मुल्क का मुकद्दर संवरने की तरफ जो है इब्तिदा हो जाएगी। तो मेरी सदा है कि जरूर उस पर एक प्रोग्राम रखें ताकि हमारी इकोनॉमी भी रिवाइव कर सकें हम अपने, क्योंकि ये देखें दुनिया में कोई भी मुल्क जब तक उसने ईमानदाराना तरीके से अपने वसाइल को कौमी मुआशी धारे में शामिल नहीं किया, उस वक्त तक चाहे वो चाइना है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे रशिया है, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमें इसी वक्त ईरान से 100 रुपए लीटर आज के इस डॉलर वाले रेट में पेट्रोल मिल सकता है, हम क्यों नहीं ले रहे? फिर बैरूनी आका के इशारे पर हम रूस से, हम ईरान से गैस पाइपलाइन बनी पड़ी है, हम उसको तकमील क्यों नहीं कर रहे बैरूनी आका की फरमाइश पर? देखें, हम अपने 22 करोड़ लोगों को नहीं देख रहे, हम उन्हें अगर ये यकीन करें कि ये बैरूनी आका को भी पता है कि इस कौम को अगर सस्ती बिजली मिल गई, सस्ता पेट्रोल मिल गया, सस्ती गैस मिल गई, ये चाइना क्या, ये दुनिया, जापान क्या, दुनिया के हर मुल्क से आगे निकल जाएंगे। मसला हमारे पास जो बेसिक हमारी इकोनॉमी का है, हमारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पा रही है, हमारे यहाँ जो एक मैन्युफैक्चरिंग का अमल खत्म हो रहा है, हमारे यहाँ जो एक इजादात मतरूक हो गई हैं, उसके पीछे एक सबसे बड़ा मतलब तवानाई का है। हम इतना महंगा पेट्रोल अफोर्ड ही नहीं करते, हम इतनी महंगी बिजली करके अपने जो ऑफिस, जो फैक्ट्रियां, दुकान मकान बना ही नहीं सकते, हम इतनी महंगी गैस से जो है वो किसी तरह अपने खर्चात पूरे कर ही नहीं सकते, हम मुकाबले नहीं कर सकते। हम जो मैन्युफैक्चरिंग में जाके जब सनती पैदावारी लागत जो है भारत और बांग्लादेश से बढ़ जाएगी, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात, बैरूनी आकाओं ने क्या किया हुआ है,
आज आप चलेंगे पाकिस्तान, लाहौर जो है सेकंड लार्जेस्ट सिटी है लाहौर जी, 10 बजे आप सारे रेस्टोरेंट्स को ठक करके बंद कर रहे हैं। ठीक है। और भाई अपना मार्केट साइज तो देखो, उन्हें सोलर पे चला लेने दो, उनको देखो, उनको यूटिलिटी बिल पे करेंगे, आपको वो आपको टैक्स पे करेंगे, आपको जीएसटी पे हो रहा है साथ उसके। आप एक बिजली चोरी को पहले नहीं रोक रहे, आपको अल्टरनेट उन्हें नहीं दे रहे, आप उसका बिजनेस बंद करवा रहे हैं। सिर्फ एक ही इलाके में सिर्फ 4000 जो है ना रेस्टोरेंट है लाहौर के, आप उसको कह रहे हैं 10 बजे बंद कर दो और 2-2 लाख रुपए जुर्माना करते हैं। भूखे भेड़ियों की तरह पुलिस उन पर डाकू को पकड़े ना पकड़े, रेस्टोरेंट को पहले पकड़ने पहुंच जाते हैं कि 2 लाख जुर्माना होना है। तो वो हालांकि ये मार्केट साइज नहीं है, कोई छोटा चीज को माल्टा है, ये कोई पोलैंड है, ये कोई हंगरी है, छोटा सा कोई स्टेट है, कोई उसकी यूरोप का छोटा सा मुल्क है, इतना बड़ा एक मुल्क है, उसमें अगर एक आपकी एक जो एक ही इंडिकेटर ब्लू है वो है आपका मार्केट साइज योर पॉपुलेशन, आपने उसको भी दबाने के लिए बैरूनी आका की फरमाइश के ऊपर तमाम ब्लू इंडिकेटर्स बंदी लगा दी कि बंद कर दें आप। यानी अगर हम बैरूनी मदद के बगैर सिर्फ हम अपनी रोटी, हमारा मजदूर, हमारा वेटर, हमारा वेंडर, अगर सिर्फ वो अपना पेट हमारे मार्केट साइज की वजह से पाल सकता है, तो बैरूनी आका की फरमाइश पर, उसके हुक्म पर ये भी तवानाई को कंट्रोल करने के बहाने से ये बंद कर दिया गया, ये वो भी ना कर सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, इसरारुल हक भट्ट साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर एस एम महमूद साहब और बैरिस्टर अमरत शेख साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। नाज़रीन, इसके अंदर इकॉनमी हमारी ठीक हो सकती है, वो जस्ट नीड 2 years नीयत वाली लीडरशिप हो और वो तमाम रिफॉर्म्स इस मुल्क में किए जाएं जो इस मुल्क के लिए बेहतर साबित हों। अल्लाह से दुआ है ऐसा कुछ हो जाए इस मुल्क में, अच्छे रहनुमा मिलें जो आवाम के लिए अच्छा काम करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।